पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतनी कुर्बतों के बाद एकदम क्या इतनी सारी दूरियां आ गई और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, बैकग्राउंड में किसने किसके साथ क्या डील की, किसने किसकी पीठ में छुरा घोंपा और पब्लिकली जो बयानात आए वो क्या कहानी सुना रहे थे और क्या लोग उसको मिस करते रहे। ये तो बड़े वाज़े इशारे थे, पैगामात थे कि कौन इस हवाले से क्या कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो इस कौम को आगाही दी थी मुफादात के टकराव के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से एक बड़ा फैसला किया वजीर आजम इमरान खान साहब ने और अल्लाह ताला उन्हें जल्द शिफा दे, सेहत दे कि जल्द अपने काम पे वापस आए और हमें उम्मीद है कि बहुत बेहतर भी हो गए, वापस आएंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जितना टाइम वजीर आजम को मिला है, तन्हाई में सोचने का टाइम मिला है, तो जितनी बातें वजीर आजम कर रहे थे अब जब दोबारा आएंगे तो उन सब पे शायद अमल करना शुरू करें। और उसकी पहली इंडिकेशन हमें तब मिली जब वजीर आजम ने नदीम बाबर को फारिग कर दिया और इसकी बहुत सारी वजूहात थी। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चंद वफाकी वज़रा ने नदीम बाबर को एश्योरेंस दिए कि ना 90 दिन की बात है ना, 90 दिन बाद आपको क्लियर करवा के हम धो धुला के ले आएंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे जो वज़ीर आज़म का फैसला था वो वहां से उन्होंने शुरू किया। तो क्या ये बाकियों पे भी एप्लीकेबल होगा? और खास तौर पर एक ऐसी शख्सियत रज़ाक दाऊद साहब जो डोनेशंस बहुत सारी देते हैं और काफी सारे कॉजेज को देते हैं और पावर सर्कल्स में हमेशा बैठे ही इस वजह से रहते हैं कि वो डोनेशंस देते हैं और ये बिल्कुल वेस्टर्न मॉडल है लॉबिंग का कि आप डोनेशंस वगैरह दें एंड यू मेक योर वे इनटू द पावर कॉरिडोर और फिर अपने मुफादात का आप बाकायदा तौर पे दिफा करें। उनके फैमिली कंसर्न्स की वो शेयर होल्डिंग उन्हीं के पास है और ये तरीका उन्होंने भी अपनाया हुआ है कि जब हुकूमत में आओ तो कहो जी मैंने रिजाइन कर दिया। मैं आज उनके असासाजात देख रहा था तो काफी सारी माशाल्लाह अरबों रुपए की शेयर होल्डिंग है और हुकूमत में आने के बाद जो उनको अब तक कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं वो अरबों रुपए के। और हाल ही में जो रीसेंट हाथ साफ करने की कोशिश की गई थी नदीम बाबर के साथ, इन्होंने कोशिश की वो IPPs की पेमेंट्स क्लियर करवाने की और नदीम बाबर की कंपनी को भी उसमें काफी सारे पैसे मिलने थे। रज़ाक दाऊद की कंपनी को अरबों रुपए, तकरीबन 14 अरब रुपए मिलने थे, नदीम बाबर को मिलने थे। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब को यह क्रेडिट जाता है कि IPPs कमीशन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं, तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद और मुख्तलिफ जगह से ये प्रेशर आए, इंटरनली भी आए, एक्सटर्नली भी प्रेशर एग्जर्ट किए गए कि नहीं जनाब, जो इसहाक डार वाला फॉर्मूला था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसहाक डार ने एक दिन में 480 अरब रुपए क्लियर करके रिकॉर्ड अपना नाम लिखवाया था, खान साहब आप भी इनकी पेमेंट क्लियर करें, 400 अरब इनको दें और जो पावर से कमीशन की रिपोर्ट थी इंक्वायरी उस पर अमल दरामद ना करें। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब ने फैसला किया है और उनकी काबीना में असद उमर साहब को कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के चेयरमैन है, उन्होंने ये बात इंश्योर की काबीना में कि इनका फोरेंसिक ऑडिट होगा और तब तक ये पेमेंट्स नहीं होंगी। एक बहुत बड़ा फैसला वजीर आजम इमरान खान साहब का कि अवामी मुफादात का ख्याल रखा जाए। और बनी गाला में रहते हुए इमरान खान साहब इतने दिन जो सोच विचार करते रहे तो शायद उन्हें वो क्लैरिटी नजर आ गई कि वजीर आजम हाउस का एक मसला मुझे जो नजर आता है कि बंदा अच्छा भला होता है जब उससे बाहर होता है, लेकिन जैसे ही उस कुर्सी पे जाके बैठता है तो आसपास से इतने ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं, इतने चमचे डोइयां कढ़ाइयां आपके आसपास आ जाती हैं, कानों में आके वो जो विस्परिंग करती है, विस्परिंग इन द किंग्स ईयर्स, कि आपने की जो सोचने की सलाहियत है वो तो अपनी जगह होती है लेकिन उसको इन्फ्लुएंस इस तरह से कर दिया जाता है। और जो फैसले वजीर आजम ने किए हफीज शेख को हटाने का, ये वही बात है जो वजीर आजम इमरान खान साहब कहते थे कि जो इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं उनका किरदार क्या है। और जो IMF के साथ जो डील हुई, इतलात हैं कि वजीर आजम उससे नाखुश थे, जो स्टेट बैंक के हवाले से कार्रवाई हफीज शेख ने डाली ऑर्डिनेंस की शक्ल में जिसकी तमाम तरफ से मैक्सिमम अपोजिशन आई उस हवाले से। और जो वफाकी वुज़रा कह रहे हैं कि महंगाई और IMF कंडीशनैलिटीज के हवाले से बिल्कुल नाखुश थे और वजीर आजम ने IMF कंडीशनैलिटीज के हवाले से चंद सवालात भी किए थे हफीज शेख से जिसपे वो उन्हें मुतमईन नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल IMF प्रोग्राम साइन हो चुका है और अब हम आद अजहर साहब नए वजीर होंगे। इन्हीं मौजूद पे नाज़रीन बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक कमिटेड आइडियोलॉजिकल वर्कर हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत का। इससे पहले कि नाज़रीन मैं अपने पैनलिस्ट से बातचीत करूं,
काबीना का एक रीशफल होने जा रहा है और वजीर आजम इमरान खान ने आज हफीज शेख को फारिग करके हमाद अजहर को बाकायदा तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या और भी तब्दीलियां होने जा रही हैं और कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा। तो इस हवाले से एक इत्ला है कि JDWP के शाहजैन बुख्ती साहब, उन्हें शायद एडवाइजर का ओहदा दिया जाए या कोई मिनिस्ट्री दी जाए। अगर एडवाइजर का ओहदा शाहजैन बुख्ती साहब को दिया जाएगा और बलूचिस्तान पे, तो जब हम लिस्ट देखते हैं तो शायद वहां पे कोई वैकेंसी है या नहीं है, एक आधी वैकेंसी तो है। लेकिन अगर वजीर आजम ये चाहें तो रज़ाक दाऊद साहब, जिनको कि IPPs में 14 अरब मिलने थे, जो डैम का ठेका है अरबों रुपए का वो मिलना था, जो दीगर केमिकल्स के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो, और ये वही रज़ाक दाऊद साहब हैं जो मुशर्रफ दौर से बाकायदा चले आ रहे हैं। अगर अदील राजा आपको मुशर्रफ दौर में इनकी तस्वीर दिखाएं कि बाकायदा उनकी काबीना में भी बैठे हुए हैं और बाकायदा तौर पे ये वही रज़ाक दाऊद साहब ही हैं जिन्होंने इस दफा भी जितनी अकाउंटेबिलिटी की कैंपेन थी, जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में उसे स्लो किया था, रोका था, इस हुकूमत में भी कहा जी बिजनेसमैन को पैसे बनाने दें, बिजनेसमैन तो ये छोटा मोटा करते रहते हैं, अगर एहतसाब आपने शुरू कर दिया तो इकोनॉमी एट अ स्टैंड स्टिल आ जाएगी। वही मंजन जो जनरल मुशर्रफ को बेचा था, वही मंजन इन्होंने इस हुकूमत को भी बेचा और बाकायदा तौर पर जो एक प्रोसेस था, जो कमिटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट एहतसाब के साथ, उसको काफी स्लो डाउन किया और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इनका ही है। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि जनरल मुशर्रफ को भी इन्होंने यही बात की थी, तो इसकी गवाही उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब ने हमारे यहाँ में दी थी और बताया था कि उसका मुशर्रफ की मीटिंग में मौजूद थे और जिन साहब ने यह बात की थी वो थे रज़ाक दाऊद। किन अल्फाज में कंफर्मेशन मिली थी, आइए देखते हैं। कौन बासर वजीर था जो उस वक्त भी मौजूद था और आज भी है, उस वक्त भी बिजनेसमैन की लॉबी कर रहा था जनरल मुशर्रफ के आगे? वो मेरा ख्याल है यही जो ग्रुप आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो कौन, डेस्कॉन इंजीनियरिंग और ये वो जो, मैं तो रज़ाक दाऊद साहब की बात कर रहा हूँ। वही थे रज़ाक दाऊद साहब जो आजकल भी बताते हैं कि जनाब इन बिजनेसमैन वगैरह को चलने दें, एहतसाब ना करें। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली हाशवानी साहब का केस था और कोई एक दो केसेस थे जिसमें उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दिया जाए तो फिर ये पैसे ये कमाएंगे तो पैसे देंगे, वरना तो ये पैसे नहीं देंगे क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा है इनके। जी नाज़रीन, आपने देखा, जी हाँ, ये वही रज़ाक दाऊद हैं जिन्होंने नदीम बाबर के साथ मिलकर IPP कमीशन रिपोर्ट के बावजूद इन पेमेंट्स पे हाथ साफ करने की कोशिश की और हमारी इतलात हैं कि वजीर आजम ने जिस अमल को रोका है उसमें से 14 अरब रुपए IPPs के हवाले से नदीम बाबर के फैमिली कंसर्न रोश पावर को मिलने थे, 14 अरब रुपए। जी हां, और नदीम बाबर की कंपनीज को मिलने थे 7 अरब रुपए। इसके साथ साथ मियां मंशा की कंपनीज को, जिसमें निशात पावर, निशात चुनिया, ललप्रीत पाक जैन शामिल हैं, 4 कंपनियों को 60 अरब रुपए मिलने थे। तो ये वो बिजनेस कंसर्न्स हैं जिनका आपस में ताल्लुक है। बाकी कैप्को को 100 अरब मिलने थे, हपको को मिलने थे, एटलस पावर को मिलने, लिबर्टी पावर को 25 अरब मिलने थे, एटलस पावर को 15 अरब मिलने थे और हपको को 75 अरब। और रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को मिलने थे, कितने मिलने थे? 14 अरब रुपए। ये उसके अलावा है जो इनको डैम कंस्ट्रक्शन का सैकड़ों अरब रुपए का ठेका इस हवाले से ऑलरेडी मिला हुआ है। तो ये नाज़रीन वज़ीर आज़म को देखना चाहिए कि अगर मुशर्रफ दौर से ये कुछ बढ़ा नहीं सके, कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो क्या रज़ाक दाऊद साहब को हटा के एक एडवाइजर जो कि शायद पार्टी से ही हो, पार्लियामान में हो, सेनेट में हो या कौमी असेंबली में हो, वो ज्यादा अच्छा लोगों का दिफा नहीं करेगा, क्योंकि कल को उसने जाके आवाम को जवाब देना होता है। एक और साहब है इशरत हुसैन साहब, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे एडवाइजर हैं, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस है। ये भी अरसा दराज से पाकिस्तान में पावर कॉरिडोर्स को चिमटे हुए हैं। चाहे अपनी किताब में शहबाज शरीफ की भी उसी तरह इन्होंने तारीफ की, उस शहबाज शरीफ की जिनकी पॉलिसी से वजीर आजम इमरान खान साहब टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट चीजों को, मामलात को चलाना चाहते हैं। तो इशरत हुसैन साहब ने 2.5 साल में अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं की और अपनी 60 साल की उम्र में जब एक्टिवली थे और आज भी शायद वर्ल्ड बैंक और IMF से पेंशन ले रहे हैं और पाकिस्तान हुकूमत से नहीं ले रहे, तो क्या वो वाकई ऐसी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान के मामलात चलें? एक और शख्सियत है माशाल्लाह शहरियार आफरीदी साहब, जिनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था ANF केस जब राना सनाउल्लाह पे बनाया गया था कि जान अल्लाह को देनी है। अभी हाल ही में जो सेनेट इलेक्शन में फियास्को हुआ उस पर वजीर आजम इंतहाई नाराज हैं उनसे। तो क्या शहरियार आफरीदी साहब अपना ओहदा बरकरार रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे?
ये भी नाज़रीन एक सवाल है जो कि आजकल बहुत गर्दिश कर रहा है। फिर एविएशन के हवाले से गुलाम सरवर खान साहब, जो पाकिस्तान पे इंटरनेशनली बैन लगा लेकिन शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और भी गुजरे हैं जिसमें काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं। इंटीरियर इस वक्त जिसको कहा जाता है कि गोटी बाकायदा तौर पे फंसी हुई है। इंफॉर्मेशन के लिए फर्रुख हबीब और फैसल जावेद स्टेट मिनिस्टर के लिए लॉबी कर रहे हैं, लेकिन एक वफाकी वजीर भी इसमें एक्टिव हैं। शिबली फराज साहब का नाम चल रहा है कि शायद उन्हें पेट्रोलियम या पावर के मिनिस्ट्री में कोई ना कोई रोल दिया जाए। इंफॉर्मेशन के लिए भी अभी तक कंटेंडर इस हवाले से हैं। कुछ और नाम भी हैं जिन पे के पार्टी के अंदर मुशावरत हो रही है। अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल साहिबा। तो अब देखना है कि वजीर आजम ये फाइनल फैसला कब करते हैं। जब से बैरिस्टर अली जफर सेनेटर इलेक्ट हुए हैं तो पार्टी के अंदर ये भी बहस चल रही है कि बाबर अवान साहब जो कि नॉन इलेक्टेड एडवाइजर हैं, उनको रिप्लेस करके बैरिस्टर अली जफर साहब को पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर लगा दिया जाए। और अगर एक वफाकी वजीर हो तो फिर अली मोहम्मद खान साहब स्टेट मिनिस्टर की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल ये फाइनल फैसले नहीं है, ये अभी पार्टी के अंदर बातचीत इस हवाले से चल रही है। मोहम्मद जुबैर साहब, क्या आप वजीर आजम साहब को देंगे कि इतने बड़े बड़े उन्होंने फैसले किए और माशाल्लाह सेहतयाब भी हो गए, लेकिन ये जो सोचने का उन्हें टाइम मिला तो चीजें क्लैरिटी से नजर आई कि रज़ाक दाऊद, इशरत हुसैन जो आज तक डिलीवर नहीं कर सके, या नदीम बाबर जिस तरह से वो अपनी कंपनीज और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार थे, ऐसे लोगों से जान छुड़ानी चाहिए। लेकिन ये क्लैरिटी तो इलेक्शन से पहले होनी चाहिए थी और उसी हिसाब से आपको अपनी काबीना, और उन्होंने कहा था मेरी काबीना वो होगी 15 से 20 लोग जो बेस्ट होगी पाकिस्तान की तारीख में। 3 वजीर खजाना चेंज हो चुके हैं, अभी तक 3 साल नहीं हुए हैं। 4 सेक्रेटरी खजाना, 5 FBR चेयरमैन, तीसरा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर लगेगा, सिविल एविएशन का आपने जिक्र किया, गंडापुर, सरताज गुल, मतलब क्या मतलब क्लास है। तो वजीर आजम हैज टू टेक द ब्लेम कि हर आए दिन ये जो रीशफल होता है, इंफॉर्मेशन के कितने आ चुके हैं, कहां से स्टार्ट हुआ था, फवाद चौधरी से स्टार्ट हुआ था, फिर कोई और आए, फिर ये शिबली फराज आए। हफीज शेख के रीशफल से तो आप खुश होंगे ना, और आपकी पार्टी पहले तो कहती थी हफीज शेख के रीशफल से एक तो बहुत खुश हूं मैं, पर्सनली बहुत खुश हूं। मैंने बहुत कैंपेन की थी उनके खिलाफ कि ही शुड नॉट बी अ फाइनेंस। आप समझते हैं खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसला किया है? मतलब 2 साल पाकिस्तान का तबाही मचाने के बाद अभी का बता देना। नहीं, अभी क्या मतलब आप इस बात का क्रेडिट नहीं देंगे कि ऑपोजिशन सवालात उठाती है, दे आर नॉट फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स। एटलीस्ट एक ऐसा वजीर आजम है जो सुनता है, ऑपोजिशन की बात भी सुनता है, और अगर लॉजिकल बात हो तो उस पर अमल भी करता है। टाइम लगा देता है सुनने में। अच्छा, ये जो आप IPPs के हवाले से, इस पर मैं कमेंट कर दूं क्योंकि आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। और नदीम बाबर और उसका, बाय द वे, एक नदीम बाबर की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर आज से 2 साल पहले जब शायद आपने ही जिक्र किया था तो असद ने कहा था हम हैं ना, मतलब फॉर अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव टू से कि हम हैं ना, हम देख लेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये नहीं। ये जो अभी हुआ है इसका असल चीज है कि ये नेगोशिएशंस होने के बाद IPPs को 400 बिलियन रुपए मिलने हैं, मिलने हैं। अब सिर्फ उसका प्रोसेस डिफाइन कर दिया नैब की इंक्वायरी के बाद, फोरेंसिक ऑडिट के बाद में आपको कैबिनेट ने जो एग्जैक्ट फैसला किया था, और असद उमर साहब मेरे प्रोग्राम में भी आए थे। फोरेंसिक से इंप्रेस नहीं होता, ये जो एक वर्ड आ गया ना फोरेंसिक ऑडिट से ज्यादा डिटेल चीज होती है फोरेंसिक ऑडिट, ठीक है। मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि जी फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगा, बट जो मुझे डिस्प्यूट है कि जो IPPs के साथ मुआहिदा हो चुके, ये 400 बिलियन रुपए जाएंगे। वो तो लैप्स हो गया ना, उसकी डेट थी, आज लैप्स हो गया। और लैप्स किस लिए हुआ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं नाज़रीन। ये काबीना ने फैसला किया था, प्राइम मिनिस्टर खान साहब इसको चेयर कर रहे थे, फरवरी में ये फैसला हुआ था, और बड़े बाकायदा एग्जैक्ट कोट अनकोट में आपको पढ़ के बताता हूं कि चेयरमैन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी sought clarification as to whether any right of the government has been compromised/affected, including the forensic audit of the IPPs. In response, the Power Division informed that no right of the government would be affected. और असद उमर साहब ने बतौर कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के चेयरमैन ये इंश्योर किया था कि ये वाला पैराग्राफ इसमें लिखा जाए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे बहुत दबाव था, और कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल के जनाब इसको क्लियर करें, 800 अरब की बचत हो जाएगी। लेकिन शायद वजीर आजम को किसी ने यह भी बता दिया कि 800 अरब की तो बचत हो रही है, 1600 अरब अब इनको देंगे, और जो बाकी सारी चीजें IPP कमीशन रिपोर्ट में अरबों रुपए के इन्होंने इलीगल मुनाफे कमाए हैं वो
पूछगछ ही नहीं होगी, और पूछगछ नहीं होगी, आप पेमेंट करेंगे तो जिस तरह इसहाक डार साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, आप भी उसी लीग में होंगे। तो ये तो एक अच्छा फैसला हुआ ना। एक चीज मैं आप जिक्र कर दूं, ये जो नदीम बाबर के हवाले से, बिकॉज आपने इतनी चीजें उठाई हैं और इतना घपले हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज पर फोकस करें। ऑयल क्राइसिस हुआ, नदीम बाबर साहब भी उसमें, उस क्राइसिस में कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने फैसला किया, 20 मार्च 2020 के ऑयल नहीं इंपोर्ट करेंगे, जबकि सस्ता तरीन था। रेशनलाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया था। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो रेशनलाइजेशन अलग है, रिफाइनरीज के साथ मिलकर कार्रवाई डालना अलग है। इमरान खान के घर को क्या रेशनलाइजेशन या कौन सा वो जो लीगलाइजेशन जो उनका बनी गाला का घर है, बाकी सबके घर गिरा देते। वो अल्फाज अब जो भी कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में सबसे सस्ता ऑयल मिल रहा था, इन्होंने इंपोर्ट करने का कैबिनेट कमेटी ने फैसला किया कि नहीं इंपोर्ट करेंगे। ओगरा इनको मना करता रहा कि अप्रिशिएट करें कि उन्होंने काम किया, हटा दिया। आपके 5 साल में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया चीख चीख के हट जाता, थक जाता था, ऑपोजिशन चीख चीख के थक जाती थी। मैंने जब जुलाई के फर्स्ट वीक में ऑयल क्राइसिस पर आर्टिकल लिखा तो मुझे उस वक्त जवाब दे देते, उस वक्त तो गालियां पड़ती थी। आज आप तहकीकात के 9 महीने के बाद तहकीकात क्या मतलब, एक कॉमन सेंस भी होती है। प्राइम मिनिस्टर ने मई के एंड में ट्वीट कर दिया ऑयल प्राइसेस 100 से 81 रुपए कर दिए। बिल्कुल ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, बड़े फैसले वजीर आजम के और अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने प्रेशर्स आ रहे हो, और हमने माजी में देखा है जब प्रेशर इंटरनल या एक्सटर्नल आए तो अक्सर वज़ीर आज़म वो रास्ता निकालते हैं जिसे प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आवाम के मुफाद पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, IPPs का फोरेंसिक ऑडिट होगा और उसके बाद पेमेंट्स क्लियर होंगी, और साथ काबीना रिशफल। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखें, एक वक्त होता है जब आप मट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाती है, और फिर आप पे एक ऐसा वक्त आता है हुकूमतों के ऊपर, आप सोने को हाथ लगाते हैं तो वो भी मट्टी बन जाता है। इन पे ये टाइम आ गया है कि अब ये जो मर्जी कर लें, जो फैसला करेंगे, ये इनके अपने खिलाफ जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि पहले आप उनको गोद में बिठाते हैं, उनको लुटाते हैं और वो लूटते हैं, फिर अचानक आपको ख्याल आ जाता है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नदीम बाबर साहब बैठे रहे, तेल का खुद कारोबार है। अभी आपने रज़ाक दाऊद साहब का जिक्र किया। रज़ाक दाऊद साहब, ये वही टीम है रज़ाक दाऊद वाली जो 2006 में स्टील मिल के और वो हथियाना चाह रहे थे, और अभी भी उनकी टीम है जो इस वक्त स्टील मिल के ऊपर को हथियाना चाह रही है। उनके बारे में कोई नहीं है। दवाइयों वाले पे क्या हुआ, कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका। पावर डिवीजन पे आपने ताबश गौहर को लाकर बैठा दिया है, जो एक और इब्राज ग्रुप जो मशहूर ज़माना है उनके नुमाइंदे हैं। तो कहाँ गौर ने तो अभी हाल ही में खत लिखा है कि केई के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले, और तकरीबन गालिबन 200 अरब रुपया, तो ट्रांजैक्शन नहीं जा सकती जब तक कि केई ये ड्यूज क्लियर नहीं करेगा। उसकी वजह से काफी ज़ेर ताब आए हुए हैं ताबिश गौर साहब कि जनाब आप ये आवाम का दिफा क्यों कर रहे हैं? कर रहा हूँ नहीं, मैं इब्राज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये इब्राज ग्रुप के नुमाइंदे के तौर पर MD थे ना उधर। मैं ये कह रहा हूं कि उनके शायद इस वक्त केई में ना हो, लेकिन बाकी जगह पे होंगे इंटरेस्ट जो है। दूसरी बात यह है कि एक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता चलूं। मुझे याद है नवीद कमर साहब वापडा के मिनिस्टर थे, तो उस वक्त IPPs के साथ उनके घर में मैं भी इत्तेफाक से चला गया, तो घर पे बहस हो रही थी कि वो कह रहे थे कि आप कुछ छोड़ें, पैसे छोड़ें, आप ज्यादा पैसे ले चुके हैं। वो कह रहे थे कि अगर आप हमें 1 साल की बाद पेमेंट देंगे तो हम 10% छोड़ते हैं, अगर आप पैसे अभी देते हैं तो हम 25% छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये यकमुश्त पेमेंट करें और 25% हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये उस वक्त की बात आप नवीद कमर साहब से कंफर्म कर लीजिएगा। बाद में पेमेंट्स हुई, वो यानी कि 2008 से हर हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है इन IPP माफिया के हाथों, जो हीट रेट ऑडिट नहीं होने देते, जो तेल की मद में पैसे खाते हैं, चोरी करते हैं अरबों रुपए की, कैपेसिटी पेमेंट्स में बगैर बिजली पैदा किए पैसे लेते हैं। आप बात समझ नहीं रहे, मैं कुछ और कह रहा हूं। वो कह रहे थे कि आप हमें यकमुश्त पेमेंट करें और हम 25% छोड़ने के लिए तैयार हैं जो पेमेंट है उस पर।
यानी कि 25% मार्जिन वहां पे भी मौजूद था। ये जो महंगी बिजली है इसी वजह से ना कि इतने सारे मार्जिन उन्होंने अपने बिल्डिंग किए हुए, इन सारों पे तो क्रिमिनल केसेस होके इन सारों को जेल के पीछे होना चाहिए, चाहे नदीम बाबर हो, रजाक दाऊद हो, मियां मंशा हो या बाकी सीईओज इन सारों के हो जिन्होंने चोरी की और आईपीपी कमीशन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस है, दे शुड ऑल बी अरेस्टेड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाद में यकमुश्त 480 अरब रुपए भी अदा हुए, यकमुश्त अदा हुए। अच्छा खैर, दूसरी बात मैं दूसरी तरफ आना चाह रहा हूं। अब देखें ये इन्होंने आज वो महंगाई की क्या हालत है, बेरोजगारी की क्या हालत है, किसी जगह पे कोई ठीक से काम हो रहा है? ये गवर्नमेंट, ये बुजदार हुकूमत देख लें, पंजाब जो है लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, गरीबों को, गरीब कहां से, अगर जिसके माँ बाप आपने बुजदार हुकूमत का जिक्र किया, ये तो बड़ा कंटेंशियस इशू है आपका और नून लीग का। अब नून लीग कह रही है कि बुजदार पे आप किसी खास वजह से बुजदार साहब उधर भी आते हैं। पंजाब को अगर उसके रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, 60% आबादी है, यानी 60% पाकिस्तान को आपने एक ऐसे नायल शख्स के हवाले किया हुआ है। आज लाहौर की क्या हालत है, खुद कह रहे थे 21% है, लेकिन कल सेक्रेटरी हेल्थ कह रहे थे 28% है लाहौर के अंदर। पिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, जरा हालत तो देखें शहरों की, और सबसे ज्यादा पंजाब में है, और कोई इंतजाम नहीं है, कोई वैक्सीन खरीदने का अभी तक नामो निशान। वो एक खैराती वैक्सीन मैं थी, एक वक्फा लेता हूं और वक्फे के बाद यहीं से गुफ्तगू करते हैं। और नाजरीन, सवाल ये भी है जो अपोजिशन मुतालबा करती रही है कि क्या हफीज शेख का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला जाएगा या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, कुर्बतें कहां तक पहुंची और किसने किसकी पीठ में छुरा घोंपा, इस पे भी बात करेंगे। और एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इस हवाले से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मुतालबा किया था हफीज शेख साहब के हवाले से, क्या था आइए देखते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को और हफीज शेख साहब दोनों को ईसीएल पे डालें और परफॉर्मेंस बॉन्ड बनवाएं उनसे कि तुमने फलां चीजें करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये इस मुल्क से नहीं जाओगे। और हॉट मनी के सारे यहां पे नाम आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल नहीं, परसों तरसों कभी तो आएंगे, हम पीछा करेंगे। मार्क माई वर्ड्स। जुबैर साहब, ईसीएल पे डालना चाहिए, आप कायम में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो डिमांड की थी। ये हॉट मनी वाला जो इशू है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक देखें प्राइम मिनिस्टर हो, काबीना के मिनिस्टर्स हों, सबको इंक्वायरी हो सकती है ना, सबको खींच के लाया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने वो 2 साल तक काम किया है, और वैसे अपने उनको किसी को प्रोड्यूसर वगैरह तो कहें वो टिकट तो चेक करें उनको कब जा रहे हैं। किनका? हफीज शेख साहब का। हफीज शेख साहब का तो रिकॉर्ड है, मैं तो मतलब कोई आप तो ऐसे हैरान हो के पूछे, 43 इयर्स का रिकॉर्ड है कि जब वो उनका झंडा उतरता है, आज उतर चुका होगा झंडा, तो वो फिर ठहरते नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन ईसीएल में बिल्कुल उनको रखना चाहिए और उनको कहेंगे थोड़े दिन पाकिस्तान में रहे ना यार, यहाँ इतना अल्लाह ताला ने उनको दिया, इतनी वजारतें दी हैं, इतने अरसे तक यहाँ उन्होंने हुक्मरानी की है, तो थोड़ा अरसा हमारे पास भी रहे, IMF को एडवाइस करते रहे, वर्ल्ड बैंक को एडवाइस करते रहे, बिल्कुल डालना चाहिए ईसीएल। नाज़रीन, एक जिसको कहते हैं कि मुहावरा ही बन गया कि एक जरदारी सब पे भारी, इस मुहावरे का मतलब क्या है, इस सियासी नारे का मतलब क्या है? 2 इंटरप्रिटेशन है इसकी। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसकी एक इंटरप्रिटेशन दी, क्या दी आइए देखते हैं। ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, और या एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदा है, उसकी कोई बड़ी चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है कि करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा ने भी एक जरदारी सब पे भारी की तारीफ की, और किन अल्फाज में आइए देखते हैं। बाप जो है वो एक जरदारी सब पे बारी पे बाप बारी हो चुका है। जाहिर है, नजर आ रहा है कि और किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। और जहाँ तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। जी नाज़रीन, आपने सुना, अल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा को जल्द सेहतियाब करे, अच्छी सेहत दे। चौधरी मंजूर साहब, एक जरदारी सब पे भारी, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब नून लीग ये कह रही है आपको। अच्छा, पहले तो मैं एक गुजारिश करूंगा, हम भी उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। दूसरी मुझे ये बात कहनी है कि हम अपने लहजों को
धीमा रखें और अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें। आप साथ हों, मुखालिफ हों, साथ खड़े हों, ना हो, ये चीज़ें हमें सबको देखनी पड़ेंगी। एक बात। दूसरी बात ये है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें मना किया था ये नारा लगाने को। हमारे पार्टी के कुछ वर्कर्स लगाते थे, तो उन्होंने अपने दौरे सदारत में मना किया था कि ये ना लगाएं क्योंकि इसमें गुरूर आता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ये नारा लगाए, और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम भी रोक देते हैं इस नारे से। दूसरी बात है असल में पॉलिटिकल, जो अभी मरियम नवाज साहबा ने फरमाई है कि किसको, अभी कुछ और भी है इसी के अंदर, कि किसको नहीं आता कि जब मर्जी आप डील करें और निकल जाएं। तो यहाँ पे इस मुल्क में ऐसा होता रहा है, अगर आपको इख्तलाफ है किसी चीज से तो उसके फोरम मौजूद हैं। बिल्कुल फोरम है, लेकिन हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी की है चौधरी मंजूर साहब, आपके अंदर कोई, और आप ही की जमात के हवाले से किया, जरा नहीं है, आप उसको सुन लें, उसका इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। और ये क्या कहा कि बाप पार्टी के कहने पे किसने बाप को, किसके बाप को क्या क्या, तो समझ नहीं आ रही, इतने सारे बाप आ गए बीच में। आइए खुद ही सुन लेते हैं नाज़रीन। आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि अवाम को समझ नहीं आ रहा और आप ये कह देंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, तो आप मेरा ख्याल है कि अपने आप को शायद धोखा दे रहे हो, अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते। जी चौधरी मंजूर साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसका शॉर्टर वर्जन बनता है BAP, बाप अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी वाले बाप की बात हो रही है या उर्दू जो हमारे बाप, उर्दू में बाप जिसको समझाया जाता है उसकी बात हो रही है? मेरा ख्याल है बाप के बाप की मर्जी ना हो तो कोई किसी का बाप भी बाहर नहीं जा सकता। पता नहीं अब क्या चीजें हैं या क्या कही जा रही हैं। देखिए हम नहीं वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो आपने चौधरी मंजूर साहब एक लाइन में इतना प्यारा और बड़ा जवाब दे दिया। मैं सिर्फ ये मौका देना चाहता हूँ जुबैर साहब, अगर आप भी कोई टंग ट्विस्टर, एक मिनट मुझे जुबैर साहब से गुजारिश, एक मिनट के लिए जुबैर साहब। देखिए हमने नहीं कहा, जब यहाँ पे आजम नजीर तारर साहब और अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब बिला मुकाबला हो गए हमारे कैंडिडेट के विड्रॉ करने से पहले, हमने नहीं कहा कि कोई PTI और नून लीग का मुकमका हो गया है। फिर बाद में हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, बिला मुकाबला हुए, हमने नहीं कहा कोई मुकमका हो गया है। तो जुबैर साहब माशाल्लाह मिलने गए हैं, 2-3 बार मुलाकातें हुई हैं, इनको नाश्ते पे भी सारा, हमने कोई बात नहीं की। हमने कहा राइट है उनका, अगर कोई बात करता है बिल्कुल ठीक है। हम बजाय इसके कि कोई पॉलिटिकल आपको स्ट्रेटजी से इख्तलाफ है, मसलन मुझे नहीं पता PDM को नुकसान किसने पहुंचाया है इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नथी करके, क्योंकि लॉन्ग मार्च जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन तो कोई बहस नहीं, वो तो खत्म होगी ना बात, अब तो लकीर खींच और मैं चुकी बतौर है। जनरल सेक्रेटरी कहता हूं कि पंजाब में कोई तैयारी नहीं थी, नून लीग हमारी लीड पार्टी थी, यहाँ पे वो मेजोरिटी में थी, इन्होंने एक मीटिंग PDM की नहीं बुलाई, जबकि गुजरांवाला और लाहौर वाले जलसे पे PDM की मीटिंग्स हुई थी। ये इतना बड़ा इवेंट था कि एक मीटिंग भी नहीं थी। तो सो बजाय इसके ब्लेम गेम पे जाएं, हमारे पास फोरम मौजूद है, उस पर बात करें। डन हो गया फोरम है। आप कोई टंग ट्विस्टर बाप के हवाले से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, शजील मेमन साहब ने ये ट्वीट किया था, ये जो चौधरी मंजूर साहब इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि हमें तंजिया बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी तंजिया बात करती कि जी वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे थे कि वो किसके कहने पर बाहर गए थे। मियां नवाज शरीफ के हवाले से बिल्कुल क्लियर है, इमरान खान ने खुद बताया कि काबीना में कितने घंटे तक बहस होती रही, और शीरी मजारी या पत्नी किसके तो आंसू भी आ गए थे, और फिर उन्होंने जो उनकी अपनी वजीर सेहत है पंजाब की, उन्होंने रिपोर्ट्स दी, और आगा खान के डॉक्टर फैसल फिर वहां देखने गए। सो यानी कि जिस बाप का जिक्र आ रहा है वो इमरान खान साहब को कहा जा रहा है। कौन? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, इमरान उसको मेरा ख्याल है मेरे बाप तो वो इमरान खान ही होंगे ना। अब ये बड़ा एक नई चीज है। आपने सुना चौधरी मंजूर साहब, तर्जुमान मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने क्या कहा अभी? इमरान खान ने खुद ओन किया ना फैसला, फिर कोर्ट में कह रहे हैं बाप तो इमरान खान है जिन्होंने जाने दिया है। हाँ तो बाप ही, वो भी 2 बच्चों के बाप हैं। लेकिन ये हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नाज़रीन आज एक्सेप्ट कर लिया कि सियासी तौर पे
जो इस वक्त पलरा भारी है वो वजीर आजम इमरान खान साहब का है, और एक अंग्रेजी की सेइंग है, मैं वो आपके साथ पब्लिकली इस फोरम पे शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि अपने बाप को नहीं सिखाया जाता कि क्या काम कैसे करना है। हमने नहीं कहा था कि इमरान खान बाप है, इन्होंने कहा है ना कि बाहर जाने जिसने दिया था वो बाप का बाप था, बाप पार्टी का बाप, तो बाप पार्टी का बाप इमरान खान ने खुद ओन किया वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा वो और बात है कि हमें धोखा देके चले गए, बट ही ओन्ड इट। जी चौधरी मंजूर साहब, अब तो और क्लैरिटी आ गई। अब ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए असल में बात और वो दूसरी वजाहत में मिलने की करना चाहूंगा, इससे हम बाहर निकले। देखें पीडीएम को हमने बनाने में बड़ी मेहनत की है। जब लोगों के ट्विटर खामोश थे, जब लोगों के टेलीफोन बंद थे, जब लोग हमारी बात नहीं सुन रहे थे, उस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब कोशिश कर रहे थे, सारी पार्टियों से मिल रहे थे। फिर पीडीएम बनी, उससे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एपीसी बुलाई थी, तो हम तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। पीडीएम है और हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हो रही थी। मेरे पास चौधरी मंजूर साहब टाइम कम है, क्लैरिफिकेशन देनी है जुबैर साहब ने, टाइम थोड़ा सा कम है, आप क्लैरिफाई क्या करना मुझे ये समझ नहीं है। कायरा साहब अभी 2-3 दिन पहले रायविंड आए हुए थे, तो उन्होंने भी ये जिक्र किया, अभी ये सेकंड टाइम यहाँ चौधरी मंजूर साहब ने, वहाँ वो अकेले थे, हम को 8-10 थे पीएमएलएन के, जिस दिन सेनेट ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के फैसला किया है, तो उन्होंने भी ये कहा था, आज इन्होंने दोबारा ये कहा है। तो उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगा था, 10-12 बैठे थे कि जी जुबैर साहब मिल के आए थे तो आपने हमें कॉन्फिडेंस में लिया था। मतलब मेरा एक पर्सनल नहीं, हमें कोई एतराज नहीं तो फिर आप जिक्र क्यों करते हैं? फिर अगर एतराज नहीं है तो फिर आप जिक्र भी करते हैं और कह रहे हैं एतराज नहीं है। नहीं, हमने कहा हमने एतराज नहीं किया, आप मिलकर आए। अच्छा, तो अभी भी ना करें ना, देखें ना, अगर वो फर्क ये है कि आप मिलके आके बता देते हैं, आपका भांडा फूट जाता है, बीट चुड़ाई में हंडिया फूट जाती है, वो मिलते भी हैं और बताते भी नहीं और जिक्र भी नहीं करते। इसको एक्सपीरियंस कहते हैं। क्यों चौधरी मंजूर साहब? नहीं, इसका सिर्फ अरशद शरीफ साहब को पता होता है कि हम मिलते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या वाकई एक लकीर खींच दी गई है, और ये लकीर खींचने की बात मरियम नवाज साहिबा ने किन अल्फाज में की, आइए देखते हैं। एक तरफ लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियां देकर अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके अवाम की खातिर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे से छोटे फायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पांव तले रोंद कर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। जी चौधरी मंजूर साहब, लकीर खींच दी गई है, लकीर खिंच गई है, अब मुस्तकबिल क्या है पीपल्स पार्टी और नून लीग का इकट्ठे? लकीरें बड़ी खींचती रहती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, होगा, रहेगा, लेकिन उसको किस तरह से आपने हल करना है, ये असल सवाल है। मसलन हम 5 जगह पे अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ पंजाब के अंदर, और हम सबसे पहले वहाँ पे हमला करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान होगा, और हमारे ख्याल के मुताबिक पंजाब आसान है। और अगर पंजाब में हम कर देते हैं, हम कुछ 7 सीटों के साथ वजारत आला ले रहे हैं, पहला हक तो हमजा का है, और अगर ये नहीं उसको देना चाहते तो फिर उसके बाद हमने कहा कि फिर परवेज़ लाई मौजूद है। अब इन्होंने फैसला करना है, ये लीड पार्टी है पंजाब के अंदर, हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप 12 करोड़ आवाम को, पंजाब की 12 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात के आगे क्यों दीवार बनना चाहते हैं? क्यों उन पे जो जाहिल एक नाहल मुसल्लत है उसको क्यों कंटिन्यू रखना चाहते हैं? लेकिन चौधरी मंजूर साहब, नून लीग तो कहती है कि बुज़दार साहब के खिलाफ आप चौधरी परवेज लाई को जो बनाना चाहते हैं, ये तो आप इस्टेब्लिशमेंट का गेम खेल रही है पीपल्स पार्टी। हम परवेज लाई को नहीं बनाना चाहते, हम नहीं, जो भी कंसेंसस हो वहां पे किया जा सकता था। लेकिन ये जो इस्तीफे लेने वाले थे, ये जो इस्तीफे लेने के बजाय इस्तीफे देने चल पड़े, तो ये कैसे एक स्ट्रेटजी कामयाब हुई? सेनेट के इलेक्शन में कामयाबी हुई, हमारी ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हुई, और उन कामयाबियों के जरिए हम आगे बढ़ रहे थे। एक इंडिकेशन तो बिल्कुल सही है। चौधरी मंजूर साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया अब से कुछ देर पहले कि हफीज शेख का जो इस्तीफा है वो पीपल्स पार्टी की कामयाब सियासत का नतीजा है। जो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन हारे हफीज शेख, उस वजह से आज इस्तीफा देना पड़ा, वो भी क्या एक फैक्टर? लाजमी बात है, उसकी वजह से प्रेशर था, और हम सब ने इवन जुबैर साहब से लेकर
हम सब ने उस वक्त मुतालबा किया कि अब इसको चले जाना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, अभी कायरा साहब ने भी ट्वीट किया है। तो ये तो वही बात है कि आप सारा कुछ दे बैठे हैं, और ये जो रजा बाकर साहब हैं ये रोमानिया गए, वहाँ की मुईशत तबाह की, और वहाँ की जो 5 या कुछ % पे चल रही थी उसको ज़ीरो से नीचे लाए, फिर मिस्र गए, मिस्र की मुईशत को तबाह किया, आप पाकिस्तान खैर से आ गए। और जिस किस्म के ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। असल सरमाया होता है रियासत का, जो हुक्मरानी वो रियासती सरमाए के जरिए रियासत पे कंट्रोल होता है रियासत का। अगर आप वही कॉम्प्रोमाइज कर दें, मंजूर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब दोनों का प्रोग्राम Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.